चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर्स कंटिन्यू करना है हमको। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को हैंडल करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा सीखनी है, क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी आने वाली है हमारे कोर्स में आगे। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज और क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज, इसके बारे में बात हुई थी लास्ट लेक्चर में, बात हुई थी ना। क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज? जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें डायरेक्शन, उनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और जिनमें डायरेक्शन प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ये थोड़ा गलत है, थोड़ा इनकम्प्लीट है। आप एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं, पढ़ी है आपने 10 तक, जिसमें डायरेक्शन है लेकिन तब भी वो वेक्टर नहीं है? करंट। करंट पढ़ा है ना आपने? करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। लेकिन डायरेक्शन होती है करंट की। हम बोलते हैं कि भाई वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन होती है करंट की। करंट इस तरफ फ्लो कर सकता है, इस तरफ फ्लो कर सकता है, बट करंट होती कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो व्हाट इज करेक्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी? कोई बताएगा मुझे? केवल डायरेक्शन होने या ना होने से क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर नहीं होती। हमारे पास एग्जांपल है करंट का। डायरेक्शन होते हुए भी वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। तो इसलिए केवल डायरेक्शन का होना या नहीं होना वेक्टर होना या स्केलर होने को डिटरमाइन नहीं करता। तो हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉलो वेक्टर अलजेब्रा रूल्स will be called vector quantities, and physical quantities which follow scalar algebra rules will be called scalar quantity. तो स्केलर क्वांटिटी का जो स्केलर अलजेब्रा है वो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ा है आपने स्केलर अलजेब्रा कि भाई 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 6 - 3 इज इक्वल टू 3, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। क्या आप बचपन से पढ़ते आए हैं? ये कौन सी अलजेब्रा थी? स्केलर अलजेब्रा। बट अब हमें केवल स्केलर अलजेब्रा से काम नहीं चलने वाला। स्केलर अलजेब्रा यूज होगी, बट किन क्वांटिटीज को हैंडल करने के लिए? किन क्वांटिटीज को हैंडल करने के लिए स्केलर अलजेब्रा यूज करेंगे हम? स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन हमें बहुत बार क्या करना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनके साथ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो जब वेक्टर क्वांटिटीज की अलजेब्रा हमें हैंडल करनी होगी तब हमें वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स यूज करने पड़ेंगे। एंड रूल्स में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। एडिशन में अंतर है, सब्ट्रैक्शन में अंतर है, मल्टीप्लिकेशन में अंतर है। और वेक्टर्स का आपस में डिवीजन तो डिफाइंड ही नहीं है। स्केलर्स का डिवीजन डिफाइंड है, बट वेक्टर्स का आपस में डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है। तो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? सही प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बेटा? द क्वांटिटीज विच फॉलोज स्केलर रूल्स ऑफ अलजेब्रा will be called scalar quantities, and quantities which follow vector rules of algebra will be called vector quantity. स्केलर अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं 8th 9th 10th में। अब हम किस पे फोकस करने वाले हैं? वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर के रूल्स पे। वेक्टर क्वांटिटी किन रूल्स को फॉलो करती? तो उसके लिए सबसे पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए आपको।
वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डायग्राम में इसका यूज करते हैं, एक एरो का यूज करते हैं। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं एरो का। जैसे ये एरो है, तो बेटा सबसे पहले कुछ कॉमन वेक्टर क्वांटिटीज, 2 वेक्टर क्वांटिटीज का मैं यूज करूंगा अपनी पढ़ाई में फिलहाल, बाकी फिर हम आगे पढ़ते रहेंगे। और उन दोनों क्वांटिटी से आप फेमिलियर हैं, उनके नाम है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। जानते हैं बेटा दोनों को? डिस्प्लेसमेंट जानते हैं और फोर्स जानते हैं। सुना है ना ये दोनों? 8, 9, 10 क्लास में सुने हैं ना ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर। जैसे ये एरो मैंने ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये एरो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है जिस which points from starting point of the journey to the ending point of the journey। एक वेक्टर होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं अपनी जर्नी और घूम के यहां पहुंच जाता हूं, तो ये वाला जो एरो होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी से एंडिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी को डायरेक्ट होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। जानते हैं डिस्प्लेसमेंट? आपने अभी तक पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के फॉर्म में पढ़ा होगा। बट अब हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की नजर से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस स्केलर होती है। डिस्टेंस इज स्केलर, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड होता है ना डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को जब एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, तो एरो की टेल, 2 चीजें हैं, एक एरो की टेल है और एक एरो का हेड है। एक एरो की टेल है और एक एरो का हेड है। एरो की टेल, टेल और हेड समझ रहे हैं ना? टेल कहां पर होगी एरो की? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी पे। और हेड कहां पे होगा एरो का? एंडिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी पे। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। मान लेते हैं ये मेरी जर्नी का पहला पार्ट था, मैं यहां से मूव करना स्टार्ट किया, घूम फिर के यहां पहुंच गया, घूम फिर के यहां पहुंच गया, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं ये पाथ नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का नाम हो गया ए वेक्टर, पहले डिस्प्लेसमेंट का नाम हो गया ए वेक्टर। अब मैं इस जगह से अपना सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं और घूम फिर के यहां पहुंच जा रहा हूं। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ माय सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। और ये इसको मैं हटा सकता हूं, फिर पाथ को हटा दिया मैंने, तो ये येलो वेक्टर सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी है मेरा। येलो वेक्टर क्या है बेटा? येलो वेक्टर क्या है? येलो वेक्टर क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी। और व्हाइट वेक्टर क्या था मेरा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। दोनों डिस्प्लेसमेंट है, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाऊंगा इस डायग्राम में? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे नजर आएगा? टेल ऑफ ए वेक्टर टू हेड ऑफ बी वेक्टर, यहीं से आता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ को समझना है बेटा आपको अच्छे से, तो डिस्प्लेसमेंट की नजर से सोचिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो गया? टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकेंड। इसको मैं लिख सकता हूं
फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इन दो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया बेटा, ये एडिशन हो गया इन दो डिस्प्लेसमेंट्स का। तो इसको मैं बोल देता हूं सी वेक्टर। क्या नाम दे देता हूं इसको, सी वेक्टर। ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी दोनों वेक्टर्स हैं। ए पहला डिस्प्लेसमेंट है, बी दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर will be represented by a third vector. Third total displacement will be represented by the third arrow connecting tail of first to head of second. कल लिखा दिया गया था, ये पिछली क्लासेस में लिखा दिया गया था बेटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, when head of first is connected to tail of second, then the vector from tail of first to head of second will represent the addition of two vector. अब ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेटर ए से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेटर ए से। ये नॉर्मल कन्वेंशन है बेटा। कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, ए के ऊपर अगर एरो लगाया है मतलब उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। अब मैं इसके आसपास दो खड़े डंडे लगा दूं, ये दो खड़े डंडे को पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड। ये दो खड़े डंडों को क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को बहुत बार हम केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मैं केवल ए लेटर से भी लिखता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को बहुत बार हम क्या करेंगे, केवल ए लेटर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे पता है ए वेक्टर क्वांटिटी है, बट मैंने ए के ऊपर एरो नहीं लगाया, तो इसका मतलब मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया व्हाइट कलर के एरो से, व्हाइट कलर के एरो की जो लेंथ है वो ए का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये येलो कलर के एरो की जो लेंथ है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ये बी वेक्टर हो गया बेटा। ए की लेंथ मुझे पता है, बी वेक्टर की लेंथ मुझे पता है, मुझे सी की लेंथ निकालनी है। क्या सी की लेंथ हमेशा ए प्लस बी के बराबर होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सी की लेंथ क्या हमेशा ए प्लस बी के लेंथ के बराबर होगी बेटा? कि अगर पहला डिस्प्लेसमेंट है 5 मैग्नीट्यूड का, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 3 मैग्नीट्यूड का, तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 8 मैग्नीट्यूड का होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा एंगल कितना है, डिपेंड करेगा क्या, एंगल कितना है। इमेजिन करिए बेटा, अगर ये ऐसा होता, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इधर को ही होता, तब टोटल क्या हो जाता, ए प्लस बी। आप ए इधर मूव किए, 5 इधर मूव किए, 3 इधर ही मूव किए, तो टोटल 8 मूव कर गए। लेकिन अगर 5 इधर होता और 3 उल्टा होता, तब टोटल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 2 होता, 5 माइनस 3 होता। 5 इधर होता और 3 इधर होता परपेंडिकुलर उसके, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता बेटा, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मतलब अलग अलग एंगल्स पे आपको अलग अलग टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बेटा। तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए पर तो डिपेंड करेगा, बी पर भी डिपेंड करेगा, बट इट विल आल्सो डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये वाला एंगल को लिया जाता है। एंगल बिटवीन हेड एंड टेल को एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं लिया जाता, इसको लिया जाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। टेल टेल या हेड हेड के बीच के एंगल्स को एंगल बिटवीन द वेक्टर लिया जाता है। तो बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या ये वाला वेक्टर है? नहीं, ये वाला वेक्टर उनके बीच का एंगल नहीं है, एक्सटर्नल एंगल होगा। क्योंकि आप जब इसको पकड़ के ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ए की टेल यहां आ जाएगी, ये बी का टेल भी यहीं पर होगा। तो ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको नाम दे रहे हैं हम थीटा। और पिछली क्लास में डेरिवेशन की थी बेटा हमने। डेरिवेशन करने का तरीका क्या था? सिंपल एक कंस्ट्रक्शन था जहां दोनों ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर का हेड जहां पर मीट कर रहा है, वहां से मैंने क्या ड्रॉप कर दिया था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, तो मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लग गए थे, एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाले की लेंथ बी है, ये वाला एंगल थीटा है। तो कोई जल्दी से मुझे बताएगा बेटा, कोई जल्दी से मुझे बताएगा ये लेंथ कितनी हो गई? अब ये आना चाहिए बेटा, जल्दी से करना आना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस आपको पता है और एक एंगल पता है, तो बाकी दोनों साइड्स लिखनी आनी चाहिए जल्दी से, बिना कंफ्यूजन के। पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। बैठा लेना है इस सेंटेंस को दिमाग में। एंगल के पास वाली साइड हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा होगी, तो ये बी कॉस थीटा, और एंगल से दूर वाली साइड हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा होगी, तो ये हो गई बी साइन थीटा। और ये लेंथ कितनी है बेटा? ए। यानी लेंथ तो ए पता ही है। ये कितनी हो गई? बी कॉस थीटा। ये कितनी हो गई? बी साइन थीटा। यहां से हमने ड्राइव किया था कि बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो सी की लेंथ आ जाएगी रूट ऑफ दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, ये पूरी साइड का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि आएगा a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओपन जब करेंगे इसे तो क्या बन जाता है फॉर्मूला? ये a स्क्वायर निकलेगा यहां से बाहर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, बट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्लब होके क्या बन जाएगा बेटा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके बी स्क्वायर बन जाएंगे, तो ए स्क्वायर मिला प्लस बी स्क्वायर मिला प्लस 2 टाइम्स क्या? दिस इंटू दिस। याद है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? तो 2 टाइम्स व्हाट बेटा? ए बी कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑब्वियसली रट्टा मार के याद रखना है। C इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है? आज इस फॉर्मूले की डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा दो और फॉर्मूले निकाले थे हमने लास्ट लेक्चर में कि भाई अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है तो tan अल्फा का फॉर्मूला और tan बीटा का फॉर्मूला निकाला था। याद दिलाइए tan अल्फा का फॉर्मूला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। tan ऑफ अ एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा निकल के आया था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और tan बीटा क्या निकल के आया था बेटा? बता दीजिए मुझे। tan बीटा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है बेटा? वेक्टर्स बहुत स्लोली बढ़ाया जाएगा, रीजन उसका ये है ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले की चीजें पहले भी देखी हुई थी, थोड़ी देखी हुई थी ना इससे पहले, जो भी पढ़ा हमने अभी तक बेसिक मैथ्स में जो भी पढ़ा, यूएनडी में भी जो भी पढ़ा वो भी थोड़ा बहुत देखा हुआ था। ये बिल्कुल नया है ना आपके लिए, बिल्कुल नया है, इसलिए इसको थोड़ा स्लोली करेंगे। बट हाँ 10th क्लास तक की अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए बेटा, वो तो आनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री से ही डिराइव किया ही हमने, ट्रिग्नोमेट्री से ही पूरा डेरिवेशन हुआ है बेटा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड C इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बाकी एंगल मेड बाय फर्स्ट वेक्टर विथ रिजल्टेंट tan अल्फा इज इक्वल टू
b sin theta upon a plus b cos theta, and angle made by second vector with resultant tan beta is equal to a sin theta upon b plus a cos theta. रट्टा मार लेने हैं फॉर्मूले ये वाला तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये यूज होंगे बट ये तो बहुत ज्यादा यूज होगा. चलिए आज इसी फॉर्मूले के एनालिसिस से शुरुआत करेंगे. फॉर्मूला फिर से लिखते हैं एक बार. सी मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर के एडिशन का वेक्टर. तो सी का वैल्यू क्या निकल के आया बेटा, अभी ड्राइव किया हमने, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. Now, if A is constant and B is also constant, but theta is variable, क्या बदल सकता है? Theta. Theta which is angle between the vectors. If A is constant and B is constant, but theta is variable. जैसे ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट एंगल उनके बीच का क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है. एंगल बिटवीन द वेक्टर बदला जा सकता है. तो इस फॉर्मूले में ए इज कांस्टेंट, ए नहीं बदल रहा, बी भी नहीं बदल रहा, बट थीटा बदल रहा है. थीटा इज वेरिएबल. तो थोड़ा दिमाग लगा के बताइए मुझे कि मैक्स वैल्यू कब आएगी? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0. नहीं क्या भाई? सी की मैक्स वैल्यू तब आएगी, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लस 2ab cos थीटा. भाई समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, उसमें दो समथिंग कांस्टेंट्स हैं, केवल ये वेरिएबल है. तो ये जब मैक्स होगा तभी इन तीनों का एडिशन मैक्स आएगा बेटा. उसमें से भी 2ab कांस्टेंट है, केवल cos थीटा बदल सकता है. cos थीटा की मैक्स वैल्यू बताएगा कोई मुझे? 1. cos थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1. कितने एंगल के लिए? 0. अभी जो हमने बात की थी, अगर उसी को फिर से जाएं उस पर, भाई पहला डिस्प्लेसमेंट इधर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्स होगी. मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स टू हैव मैक्स मैग्नीट्यूड. तो C विल बी मैक्स. C विल बी मैक्स. और C मैक्स है कितना बेटा? C मैक्स है कितना है भी बताइए, ध्यान से देखिए. C मैक्स कितना हो गया? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. cos थीटा तो 1 हो गया, तो क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. उसका रूट है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट. तो ये क्या बन गया? ए प्लस, मतलब अगर मैं पूरा लिखूं तो ये आया पूरा लिखूं तो ये आया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूट, विच कैन बी रिटर्न इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक हो गया? कब है बेटा ये? कब है मैक्स? जब थीटा कितना है? 0 डिग्री. दिस इज थीटा विल बी मैक्स, सी विल बी मैक्स व्हेन थीटा इज 0 डिग्री. मतलब both the vectors are in same direction, then the addition of two vector will have maximum value. होगा बिल्कुल इसी तरीके से. क्या आप मुझे सी मिन बता सकते हैं बेटा? सी मिन बताइए. सी मिन, मिन तब होगा जब ये मिन होगा. cos थीटा की मिन पॉसिबल वैल्यू बोलिए बेटा. cos थीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 नहीं होती. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू cos थीटा, cos थीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? -1. बेटा 10th क्लास तक तो देखा होगा आपने 0, बट एक्चुअली में cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. किया है ना हमने ट्रिग्नोमेट्री में. कितने एंगल के लिए cos थीटा -1 होता है?
180 डिग्री के लिए cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है और cos 180 डिग्री -1। तो सी मिन होगा कितना ये बताइए? सी मिन कितना होगा जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी? क्या बन जाएगा ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकता हूं इसको? क्या लिख सकता हूं इसको? a माइनस बी। इतनी मैथ्स फिजिक्स में तो नहीं सिखाई मैंने, लेकिन मैथ्स में सिखाई है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? मॉड एक्स, नॉट एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। और आज मैथ्स की जो क्लास होगी उसमें मॉड पर डिटेल में बात होगी, मॉड पर और डिटेल में बात होगी। मॉड एक फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है। मॉड क्या करता है? हर चीज को पॉजिटिव बना देता है। मतलब मॉड ऑफ -5 इज 5, मॉड ऑफ 10 तो 10 ही है, बट मॉड ऑफ -10 इज ऑल्सो 10। तो बेटा रूट ऑफ a माइनस बी स्क्वायर इज नॉट a माइनस बी, इट विल बी मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड क्यों लग गए भाई ये दो खड़े डंडे क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता a बड़ा है या b बड़ा है, मुझे नहीं पता a बड़ा है या b बड़ा है ना। अल्फाबेट्स लिए मैंने, नंबर्स तो लिए नहीं है अभी। हाँ, उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, बट मुझे नहीं पता a बड़ा है या b बड़ा है। अगर a बड़ा होगा b से तो आंसर आना चाहिए a माइनस बी, लेकिन अगर b बड़ा होगा a से तो आंसर क्या आना चाहिए? b माइनस से। तो इन दोनों आंसर्स को एक साथ में हम कैसे लिखते हैं? मॉड की मदद से। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, मैंने पहले भी बताया था, मैथ्स में तो बहुत डिटेल में बात हुई है। रूट ऑफ 4 स्क्वायर, नहीं, रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज ओनली 4, बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। अंतर है इन बातों में थोड़ा। x इज अ वेरिएबल, 4 इज अ नंबर। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी है मैथ्स में पहले, इसलिए इतनी ज्यादा और बात नहीं करेंगे। बल्कि मैथ्स में आज की क्लास में ही मॉड फंक्शन और डिस्कस होगा, मॉड फंक्शन पर और बातें की जाएंगी, मॉडुलस फंक्शन पे। तो बेटा व्हाट इज मैक्स वैल्यू ऑफ c? a प्लस बी के बाहर मॉड क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, दोनों ही मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन a माइनस बी के बाहर मॉड लगाया मैंने क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो पॉजिटिव नंबर्स का, वो नेगेटिव भी आ सकता है, बट आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉड लगाया हमने। मॉड फंक्शन क्या कर देता है? नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, इसलिए मॉड लगाया। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? a plus b. What is minimum value possible of two vectors, addition of two vectors? Mod of a minus. कब मैक्स मैग्नीट्यूड होगा बेटा? जब एंगल बिटवीन द वेक्टर 0 डिग्री होगा। और कब मिन मैग्नीट्यूड होगा बेटा? जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 डिग्री होगा। याद रहेगा, याद रखना है ये, सी मिन व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। चलिए करेंगे पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक क्या कर रहे थे हम? अभी तक कर रहे थे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ का नाम ट्रायंगल लॉ क्यों था? क्योंकि उसमें ट्रायंगल की शक्ल बन रही थी, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा, उन दोनों का एडिशन वेक्टर मिलके क्या बना रहे थे? ट्रायंगल। पॉलीगन लॉ का नाम पॉलीगन लॉ क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक क्या बनने वाला है? पॉलीगन। पॉलीगन जैसे ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है, 3 साइडेड पॉलीगन। और बोलिए बेटा पॉलीगन्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, कितना साइडेड पॉलीगन? 4 साइडेड पॉलीगन। पेंटागन इज अ
पॉलीगन 5 साइडेड, पॉलीगन का मतलब समझते हैं ना, n साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगन। n की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 12, कितना भी। जैसे क्या आप जानते हैं 6 साइडेड पॉलीगन का नाम हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगन का नाम हेप्टागन, 8 साइडेड पॉलीगन का नाम ऑक्टागन, 9 साइडेड पॉलीगन का नाम नैनोगन, 10 साइडेड पॉलीगन का नाम डेकागन, 11 साइडेड पॉलीगन का नाम नहीं पता, दो डेकागन। खैर चलिए इतना काफी है, बट मेनली पॉलीगन इज एंड साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर। अब ट्रायंगल बन चुका था ट्रायंगल लॉ में, याद है, पॉलीगन बनने वाला है पॉलीगन लॉ में, इसीलिए नाम पॉलीगन है। बट पॉलीगन लॉ को भी समझने के लिए वापस आप ट्रायंगल लॉ पे ही जाइए, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, डिस्प्लेसमेंट की मदद से किया था हमने, उसको डिस्प्लेसमेंट की मदद से समझा था, फिर से डिस्प्लेसमेंट की मदद लेंगे। तो इमेजिन करिए आपकी जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मान लेते हैं आपकी जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, आप घूम के इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एरो इसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, ए वेक्टर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां से फिर से मैंने मूव करना शुरू किया, बट अब मैं मूव करते हुए फॉर एग्जांपल यहां तक पहुंच गया। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट वो किस एरो से रिप्रेजेंट होगा, टेल कहां होगी उसकी, टेल कहां होगी उसकी, ये पहले वाले वेक्टर के हेड पे, और हेड कहां होगा, ये वाले पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये हो गया सेकंड वेक्टर, बट अब हम सेकंड में नहीं रुकेंगे, ट्रायंगल में हम सेकंड में ही रुक गए थे, तो हमने बोला था ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर होगा, बट अब हम दो वेक्टर पे नहीं रुकेंगे, यहां से मूव करके यहां पहुंच गए। तो बताइए तीसरा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, उसको भी एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, कहां रखूं टेल उस एरो की, हेड ऑफ बी वेक्टर पे, और उसका हेड ये वाले पॉइंट पे, ई वेक्टर। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट ऑफ द जर्नी, फॉर एग्जांपल यहां पहुंच गया मैं फोर्थ पार्ट में, तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ डिस्प्लेसमेंट को, मान लेते हैं डी वेक्टर। फिर फिफ्थ पार्ट ऑफ द जर्नी, फॉर एग्जांपल यहां पहुंच गया, तो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फिफ्थ पार्ट ऑफ द जर्नी को। ऐसे करके 6 पार्ट 7 पार्ट भी कर सकता हूं मैं, पर अभी फिफ्थ तक ही रोक रहे। ठीक है, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर, 5 डिस्प्लेसमेंट हुए बेटा। मुझे इन पांचों वेक्टर्स का एडिशन बताना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो गया बेटा, ए के टेल से ई के हेड पर, ये डिस्प्लेसमेंट पिंक कलर से जो ड्रॉ किया मैंने, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाला वेक्टर क्या था, येलो वाला वेक्टर को क्या लिख सकता हूं बेटा, ट्रायंगल लॉ से लिख सकता हूं ना इसको, क्या लिख सकता हूं इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये है सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर की टेल पर है, तो इसके टेल से इसके हेड पे जो वेक्टर जा रहा होगा, ग्रीन कलर से जो वेक्टर ड्रॉ किया, इसका नाम बोलिए बेटा, इट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देख रहे हैं, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये वाला वेक्टर बन जाएगा फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ऑरेंज वाला वेक्टर क्या क्या है, ऑरेंज वाला वेक्टर ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, एंड फाइनली ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये पिंक वाला वेक्टर बन गया। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, हो गया ना, एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। और अगर ये डायगोनल्स को हटा देते तो आपको क्या बन रहा है, पॉलीगन। इसलिए लॉ का नाम क्या है, नाम क्या है लॉ का, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आया ट्रायंगल लॉ से ही एक तरीके से, बट हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं इसमें, दिख रहा है क्या, बात सिंपल सी है बेटा। डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आराम से नजर आएगी बात। तो क्या बोलता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये अरेंजमेंट जो होता है वेक्टर्स का, जब एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ये लिखा था नहीं लिखा था पिछली बार, नाम क्या है इस अरेंजमेंट का, ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट। फिर थोड़ी देर में हम पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट भी देखेंगे। किस अरेंजमेंट को ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट बोलते हैं बेटा, when head of first vector is connected to tail of second, it is called triangle law arrangement। ये भी triangle law arrangement, ये भी triangle law arrangement, ये भी triangle law arrangement। तो ये वेक्टर एक के बाद एक किस अरेंजमेंट में अरेंज है बेटा, ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट। कि हेड ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ सेकंड, कॉमा हेड ऑफ सेकंड इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ थर्ड, कॉमा head of third is connected to tail of fourth, and so on. Then vector from head of first, tail of first to head of last will represent addition of all the vectors। है नहीं है, नाम क्या लॉ का, पॉलीगन लॉ। लिखेंगे सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, if vectors are arranged such that if vectors are arranged such that head of first is connected to tail of second, if vectors are arranged such that head of first is connected to what, tail of second, if vectors are arranged such that head of first is connected to tail of second, comma फिर क्या, head of second is connected to tail of third, head of second is connected to tail of third, and so on। head of second is connected to tail of third, and so on, then what beta, then vector from where to where, then vector from tail of first to head of last, from tail of first to head of last will represent addition of all the vectors। then vector from tail of first to head of last, then vector from tail of first to head of last, then vectors from tail of first to head of last represents what beta, represents addition of all vectors, then vector from where to where, tail of first to head of last represent addition of all the vectors। और इसमें पॉलीगन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए नाम क्या है इस लॉ का, पॉलीगन। अब पॉलीगन लॉ से कुछ बातें सीखने वाली हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली बातें पॉलीगन लॉ से, पॉलीगन लॉ की मदद से। कोई नया मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं करने वाला मैं, बट कुछ बातें सीखने वाली हैं। तो पहली बात, दो वेक्टर्स का एडिशन जीरो कब हो सकता है, दो वेक्टर्स का एडिशन जीरो कब हो सकता है, दो वेक्टर्स का एडिशन जीरो कब हो सकता है, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। यही सिचुएशन हो सकती है कि भाई आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं
आपको 2 डिस्प्लेसमेंट करने हैं सच दैट वापस आप वहीं पे आ जाएं, समझ रहे हैं? क्योंकि वापस वहीं पे आएंगे तभी तो 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब पहला डिस्प्लेसमेंट और दूसरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। कि भाई अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूं और इसको बी वेक्टर बोल रहा हूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी जीरो when magnitude of A is equal to magnitude of B and direction are opposite। जब मैं अपोजिट वर्ड बोलता हूं ना बेटा डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में तो हमेशा मतलब होता है 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। भाई नॉर्थ अगर एक डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है बेटा? साउथ, जो कि उससे कितने एंगल पे? 180 डिग्री। ईस्ट एक डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है? वेस्ट, जो कि उससे कितने एंगल पे है? 180 डिग्री। तो व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर अपोजिट 180 डिग्री। ठीक हो गया? ये तो 2 वेक्टर्स की कहानी हुई। 2 वेक्टर्स का एडिशन कब 0 हो सकता है? अब मुझे दिमाग लगाए बताइए 3 वेक्टर का एडिशन कब 0 हो सकता है? 3 वेक्टर का एडिशन कब 0 हो सकता है? फिर से डिस्प्लेसमेंट की टर्म में सोचिए बेटा। आपको 3 डिस्प्लेसमेंट्स करने हैं सच दैट फाइनली वहीं आ जाए जहां से स्टार्ट किया था। डायग्राम की टर्म में सोचिए, डायग्राम की टर्म में सोचिए, इमेजिनेशन। आपको 3 डिस्प्लेसमेंट करने हैं कि पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या हो जाए? 0। तो डायग्राम में ये कैसा दिखेगा? पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड तीसरा डिस्प्लेसमेंट। कि भाई अगर ये ए वेक्टर है या ये पी वेक्टर है, नाम बदल देता हूं, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। जब पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर क्या बना दें? एक क्लोज्ड ट्रायंगल, एक परफेक्ट क्लोज ट्रायंगल बना दें, तब इन तीनों वेक्टर का एडिशन पक्का क्या होगा? 0। व्हेन अरेंज्ड इन ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट। देख रहे हैं पहले का हेड दूसरे की टेल से कनेक्टेड है, दूसरे का हेड तीसरे की टेल से कनेक्टेड है और तीसरे का हेड पहले की टेल में चले जाए। और जब ऐसा होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा, लेकिन जब ऐसा होगा तो इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन क्या होगा बेटा? इन तीनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा? 0। अब इसी बात को उल्टा बोल रहा हूं मैं, 3 वेक्टर का एडिशन 0 कब होगा? when the 3 vectors arranged in triangle law arrangement form a closed triangle in order ना, in order। देख रहे हैं? अब ये नहीं सोचेंगे पी वेक्टर क्यू वेक्टर, तो याला वेक्टर क्या है? याला वेक्टर तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है ना? इन तीनों का एडिशन नहीं, पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन तीनों का एडिशन 0 है ना? तो कब है बेटा 3 वेक्टर्स का एडिशन 0? बताइए। when the 3 vectors form a closed triangle arranged in order of triangle law arrangement। एक पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट होना चाहिए। तो ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट में जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो क्या बनना चाहिए मेरा? एक ट्रायंगल। तभी मैं बोल सकता हूं तीनों वेक्टर का एडिशन क्या है? 0। नोट करेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स will be 0 when they form a closed triangle, when they form a closed triangle, when they form a closed triangle, when vectors are arranged, when vectors are arranged in triangle law arrangement, when vectors are arranged in triangle law arrangement। ठीक हो गया?
अब इसी में दिमाग लगाए बताइए, 4 वेक्टर्स का एडिशन कब 0 होगा? जब वो क्या बना देंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल। कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो जरूरी है स्क्वायर होना उस क्वाड्रिलेटरल को? नहीं। तो भाई 4 वेक्टर्स का एडिशन 0 कब होगा? पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्लेसमेंट। यहां से स्टार्ट किया था मैंने, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्लेसमेंट, वापस वहीं आ गया जहां से स्टार्ट किया था। इन चारों वेक्टर्स का एडिशन क्या है बेटा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर का एडिशन क्या है? 0। अब उल्टी बात बोल रहा हूं मैं, 4 वेक्टर्स का एडिशन 0 कब होगा? when they form a closed quadrilateral when arranged in triangle law arrangement, when they form ये a vector plus b vector plus c vector plus d vector should be equal to 0 when they are arranged in what? Triangle law arrangement। समझे क्या? 5 वेक्टर का एडिशन कब 0 होगा? 5 वेक्टर का एडिशन कब 0 होगा? when they form a closed pentagon। देखिए एक वर्ड है रेगुलर पॉलीगन और एक है पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड आपस में बराबर हो, जैसे स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है? ऐसे रेगुलर पेंटागन होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पेंटागन का मतलब होगा चारों पांचों साइडें बराबर। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होगा 6 की 6 साइड बराबर। बट क्या पेंटागन में पांचों साइड बराबर होना जरूरी है? नहीं, पांचों साइड अलग अलग हो सकती है। क्या क्वाड्रिलेटरल में पांचों साइड बराबर होना जरूरी है? नहीं, चारों साइड अलग अलग हो सकती हैं। समझ रहे हैं? तो 5 वेक्टर का सम 0 होने के लिए क्या पांचों का मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। बस क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर मैं उन वेक्टर्स को ट्रायंगल अरेंजमेंट में अरेंज करूं तो पांचों मिलके एक क्लोज पेंटागन बना देने चाहिए। 6 वेक्टर का एडिशन कब 0 होगा? ऐसे ही क्लोज हेक्सागन बनाने देना चाहिए उन 6 को। क्लोज 10 वेक्टर का एडिशन कब 0 होगा? क्लोज डेकागन बना देना चाहिए उनको। क्या बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बेटा? बढ़ो आगे। अगला लॉ, पहला लॉ क्या था? ट्रायंगल लॉ। दूसरा क्या किया आपने? ट्रायंगल लॉ की मदद से ही पॉलीगन लॉ। और अब तीसरा लॉ, नाम क्या है इसका? पैरेललोग्राम लॉ। क्यों रखा गया होगा पैरेललोग्राम नाम? क्योंकि क्या बनने वाला है? अब पैरेललोग्राम बनने वाला है। बट उससे पहले मैं पिछली क्लास की एक बात याद दिलाऊंगा आपको। इक्वल वेक्टर्स, व्हेन आर टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स, when they have same magnitude and same direction। क्या दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए दोनों की टेल भी सेम जगह होनी जरूरी है? नहीं। जैसे ये एक वेक्टर है बेटा, ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम ए वेक्टर है, ठीक है, राइट साइड को पॉइंट कर रहा है, कुछ मैग्नीट्यूड है उसका। अगर एक वेक्टर मुझे इसके इक्वल चाहिए तो उसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ ही होनी चाहिए, ईस्ट ही होनी चाहिए, राइट साइड को ही होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होने के लिए डायरेक्शन सेम, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड एल है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए बेटा? एल ही होनी चाहिए, होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे दोनों वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल है। इसी बात को बोलने का दूसरा तरीका, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ without changing the length or rotating, then the vector remains same। मतलब बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर नाम भी दे सकता हूं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ without rotating or without changing the length,
then vector remains same. भाई अगर इसका नाम p वेक्टर था, इसका नाम भी p वेक्टर ही रखा जा सकता है, इसका नाम भी p वेक्टर ही रखा जा सकता है। अगर इसका नाम q वेक्टर था तो इसका नाम भी q वेक्टर रखा जा सकता है, इसका नाम भी q वेक्टर रखा जा सकता है। मतलब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता। कब बदलता है वेक्टर? या तो आप उसकी लेंथ चेंज कर दें या उसकी एंगल या ओरिएंटेशन चेंज कर दें। समझ रहे हैं? तो पहली लाइन लिखेंगे, व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, when a vector is shifted parallel to itself, vector remains same. भाई ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया उसका, ना डायरेक्शन चेंज किया, तो वेक्टर को क्या रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। पैरेलली शिफ्ट करने से वो नया वेक्टर नहीं बन जाएगा, वही रहेगा जो पहले था। रहेगा नहीं रहेगा? अब हम करने जा रहे हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ। फॉर्मूला कोई नया नहीं है, फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं ट्रायंगल लॉ में, बस ड्रॉ करने का तरीका बदल जाएगा। तो पहला वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ में मैं दूसरा वेक्टर यहां से शुरू कर रहा था। ट्रायंगल लॉ में हम डिस्प्लेसमेंट की मदद से समझ रहे थे, अब हम एक दूसरी क्वांटिटी की मदद से समझेंगे बेटा, और दूसरी क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर। तो इमेजिन करिए ए वेक्टर इस बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर क्या है इस बार? फोर्स वेक्टर। कि भाई इस पार्टिकल पे राइट साइड को ए वेक्टर धक्का लग रहा है और इसी पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में बी वेक्टर धक्का लग रहा है। धक्का इमेजिन कर सकते हैं। तो इस पार्टिकल पे टोटल धक्का क्या ए के अलोंग है या बी के अलोंग है? इमेजिन करिए अपने आप को ही ये पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए। आप पर एक धक्का इधर लग रहा है और आपका दूसरा फ्रेंड आपको धक्का इधर को दे रहा है, तो आप पर टोटल धक्का किस तरफ लगेगा? इनके बीच में कहीं लगेगा। किस तरफ लगेगा और कितना लगेगा, यही हम निकालने जा रहे हैं। तो ये अरेंजमेंट जब एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ी होती है, इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है? पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट। और जब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्टेड होता है तब क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट। बेटा हम जब वेक्टर्स का यूज करेंगे तो 99% बार हम पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट यूज करेंगे। भले ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा पहले है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 99% बार क्या यूज करने वाले हैं? पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है, उसका डायग्राम ज्यादा इजी होता है उसको ड्रॉ करना। तो जो इजी है वही यूज करेंगे बेटा हम, क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करें चीजों को। तो ट्रायंगल लॉ से भी ज्यादा यूजफुल क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। तो अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दो धक्के हैं ऐसे लग रहे हैं, तो टोटल धक्का निकालना है मुझे। तो उसको निकालने के लिए मदद अभी भी हम ट्रायंगल लॉ की लेंगे। तो ये ए वेक्टर था बेटा, अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूं तब भी ये क्या रहने वाला है? ए वेक्टर ही रहने वाला है। मैं इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दे, कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये वाला वेक्टर ए वेक्टर था, तो येलो वाला वेक्टर भी क्या है? ए वेक्टर ही है। सिमिलरली ये वाला वेक्टर बी था, इसको भी अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं तो वेक्टर क्या रहने वाला है?
बी का बी रहने वाला है, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे रखूं। ये दूसरा वाला येलो वेक्टर का नाम क्या है? बी वेक्टर ही है। तो क्या बन गया बेटा? एक पैरेललोग्राम। अब याद करिए ट्रायंगल लॉ। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, कोई ट्रायंगल लॉ। बट अब मैं ट्रायंगल लॉ नहीं बोलूंगा, अब मैं पैरेललोग्राम लॉ बोलूंगा। रिजल्ट तो सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग अरेंजमेंट अलग था ना। वहां पे स्टार्टिंग अरेंजमेंट क्या था बेटा? पहले का हेड दूसरे की टेल से कनेक्टेड था। यहाँ स्टार्टिंग अरेंजमेंट क्या था? दोनों की टेल्स आपस में कनेक्टेड थी। तो क्या दिखा? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये इसको सी वेक्टर बोल देता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नजर आ रहे हैं? यहाँ कौन सा एंगल है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? क्या ये वाला एंगल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है? नहीं। हेड और टेल के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर डिफाइन नहीं करते। ट्रायंगल लॉ में बाहर जाना पड़ रहा था हमको ट्रायंगल के, लेकिन अभी हमें पैरेललोग्राम के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के अंदर का ये एंगल नजर आ रहा है, ये ए की टेल और बी की टेल के बीच का एंगल है, यही एंगल बिटवीन द वेक्टर है। तो इसको क्या बोल देता हूं बेटा? दिस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट इज एंगल थीटा। फिर मुझे जल्दी से सी का वैल्यू बताने वाला है। सी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया बेटा, फॉर्मूला भी वही है जो पहले किया था। बोलिए सी का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक हो गया। नाउ ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल एक्चुअली ये है, अल्फा नाम दिया था हमने इसको। एंड बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये है, बीटा नाम दिया था हमने इसको। पिछली बार कैसा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, याद है? तब हम इसको तो अल्फा बोल रहे थे, इसको बीटा बोल रहे थे। अब मैं इसको बीटा बोल सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नजर आएगी। When two vectors are arranged in parallelogram law arrangement, then the addition of two vectors will cut the angle between them. Bisect word use नहीं करेंगे, bisect अलग word होता है। bisect का मतलब होता है equally cut करना। अभी ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। If two vectors are arranged in parallelogram law arrangement, then addition of two vector will cut the angle between them. It cannot go from any angle outside the angle between them. हो सकता है क्या? It will cut the angle between them. बाइसेक्ट कब करेगा? स्पेशल सिचुएशन में बाइसेक्ट करेगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इस बात को और अच्छे समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। बहुत बड़ा वेक्टर, बहुत बड़ा वेक्टर है भाई, काफी बड़े मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। छोटा वेक्टर उसके मुकाबले काफी छोटा है। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर था और ये वेक्टर बी वेक्टर था और ये वाला सी वेक्टर है, क्या सी वेक्टर उनके बीच के एंगल को बीचों बीच कट कर रहा है? ना, इसकी तरफ टिल्टेड है, बड़े मैग्नीट्यूड के वेक्टर की तरफ टिल्टेड है मेरा टोटल वेक्टर। अल्फा बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा।
अल्फा और बीटा कब बराबर होंगे बेटा? जब दोनों धक्के, दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। इमेजिन कर सकते हैं इस बात को, तो ये आपका एक दोस्त इधर को धक्का लगा रहा है, एक दोस्त इधर को धक्का लगा रहा है, तो आपको बीचों बीच धक्का कब लगेगा टोटल? जब दोनों धक्कों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये समझ रहे हैं क्या? अगर दोनों धक्कों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो क्या रिजल्टेंट धक्का बीचों बीच आएगा दोनों धक्कों के? नहीं। किसकी तरफ टिल्टेड होगा बेटा? हैवियर धक्के की तरफ या स्मॉलर धक्के की तरफ? हैवियर धक्के की तरफ। वही बात यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रही है। When will the diagonal bisect? When will the diagonal bisect? Bisect कब करेगा? When A and B are equal in magnitude. Otherwise the resultant will cut the angle between the two vectors with tilted towards larger vector. Tilted towards larger vector. नोट करेंगे बेटा इस बात को। ये बात ट्रायंगल लॉ से इजीली नजर नहीं आती ना, यहाँ पैरेललोग्राम लॉ से इजीली नजर आती है। लिखेंगे if the two vectors have equal magnitude, if two vectors have equal magnitude, if two vectors have equal magnitude, if two vectors have equal magnitude, then C vector will bisect angle between, then C vector will bisect angle between A vector and B vector. ये समझे बेटा साहब? C vector will bisect angle between A vector and B vector. बट अगर ये इक्वल नहीं है then C vector will cut the angle between them and will be tilted towards vector of larger magnitude. किसकी तरफ टिल्टेड होगा? बीचों बीच नहीं कट करेगा, इसकी तरफ टिल्ट होगा, वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। लिखेंगे if A vector and B vector are not equal in magnitude, if mod of A vector is not equal to mod of B vector, then C vector will cut angle between A vector and B vector. Then C vector will cut angle between A vector and B vector, between A vector and B vector with C vector tilted towards vector of larger magnitude, vector of larger magnitude, वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। अब बेटा ये बात समझ में आई क्या सबको? समझ में आई? कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, फॉर्मूला वही है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी वही है। क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बल्कि आप और अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं भाई, आपका एक दोस्त धक्का लगा सकता है 10 न्यूटन का, दूसरे दोस्त में ताकत है 5 न्यूटन का धक्का लगाने की, तो आप पर धक्का लगाना है उन दोनों ने, तो दोनों किस डायरेक्शन में धक्का लगाएं कि मैक्सिमम धक्का लग पाए आप पर? अगर 10 न्यूटन का इस तरफ लगेगा, 5 न्यूटन का भी इसी तरफ लगना चाहिए, तब धक्का क्या मिलेगा बेटा? मैक्स। वही थोड़ी देर पहले जो बात की थी, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलता है दो वेक्टर का एडिशन का? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। वहीं मिनिमम मैग्नीट्यूड मिलने के लिए ये धक्का और ये धक्का क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट। समझ रहे हैं? वही 0 डिग्री 180 डिग्री वाली बात की थी ना अभी। नाम क्या बेटा इस लॉ का? नाम क्या है इस लॉ का? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ। अरेंजमेंट क्या है पैरेललोग्राम अरेंजमेंट की खासियत क्या है? बोथ द टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल मीट एट अ पॉइंट इन ट्रायंगल लॉ अरेंजमेंट, in parallelogram law arrangement. In parallelogram law arrangement, tails of both the vectors, in parallelogram law arrangement, tails of both the vectors, in parallelogram law arrangement, tails of both the vectors
शुड बी एट सेम पॉइंट, शुड बी एट सेम पॉइंट। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, 99% बार हम कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं अरेंजमेंट के लिए? पैरेललोग्राम। ट्रायंगल उतना यूज नहीं करेंगे बेटा, ज्यादा क्या यूज करने वाले हैं हम? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट ही यूज करने वाले हैं, बाकी फॉर्मूले तो सेम ही है। अच्छा, tan अल्फा बोल दीजिए जल्दी से, मुझे याद दिला दीजिए tan अल्फा का फॉर्मूला। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। याद हुआ? याद हुआ नहीं हुआ अभी तक? फॉर्मूले कुछ बदले नहीं है बेटा, फॉर्मूले अभी भी वही है। tan अल्फा अभी भी है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा अभी भी वही है a साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है सबको? बढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा, जल्दी से कर दीजिए, बहुत इजी है। अगर दो फोर्सेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, दूसरी का फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या होगा बेटा कि 3 न्यूटन का धक्का और 4 न्यूटन का धक्का, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो टोटल धक्का कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन। सिंपली ए प्लस बी हो जाएगा भाई, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, याद है ये मैक्स वाली कंडीशन है, तो ये हो जाएगा 7 न्यूटन। 180 डिग्री अगर धक्का लगेगा तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए माइनस बी, कितना हो गया मॉड ऑफ ए माइनस बी? 1। भाई 90 डिग्री पे क्या धक्का लग रहा है बेटा बताइए? अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो क्या धक्का लगेगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है बेटा? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो सिंपली 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या होता है रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? रूट ऑफ 25। रूट ऑफ 25 इज 5। मैक्स फोर्स कितनी पॉसिबल थी इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की? 7 न्यूटन। ये मैक्स वाला केस है बेटा। मिन कितनी पॉसिबल थी? 1 न्यूटन। ये मिन वाला केस है, और ये कुछ इंटरमीडिएट केस है। 1 से कम मैग्नीट्यूड की फोर्स में जनरेट नहीं करवा सकता इन दोनों फोर्सेस से, और 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स जनरेट नहीं करवा सकता। 1 से 7 के बीच ही जनरेट करवा सकता हूं। समझे क्या? ये कल करेंगे, स्पेशल केस है, इसको कल करेंगे और स्पेशल केस से शुरुआत करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।